हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सौरभ राय। यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। चलिए आज हम सब लोग देखते हैं कि भारत में वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का किस तरीके से विकास हुआ। क्या आखिर ऐसी वजह थी जिससे हम लोग अपने वेद शास्त्रों को छोड़ करके वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर लिए। आखिर इसकी वजह क्या थी? किस तरीके से हम लोग की जैसे पहले पाठशालाएं चलती थी, गुरु होते थे, शिष्य होते थे, गुरु अपना जो वेद वगैरह थे उनको शिक्षा देते थे, पाठशालाएं चलती थी। यहाँ पर ऐसा भी होता था कि सपोज दैट अगर जो फसल की कटाई वगैरह चल रही है तो पाठशालाएं उस समय बंद रहती थी। इन सारी चीजों को छोड़ करके हम लोग जो इसमें जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आ चुका है, जो इसमें हम लोग जो इंग्लिश पर इतना ज्यादा जोर देते हैं, जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम आ चुका है, आखिर इसका रीजन क्या है? आखिर यह किस तरीके से डेवलप हुआ भारत में? इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो यह सब कुछ स्टार्ट होता है जब ब्रिटिशर्स भारत आते हैं। उसके कुछ समय बाद से जब ब्रिटिशर्स भारत आते हैं, ये साल होता है लगभग 1608 का। जब ब्रिटिशर्स भारत आते हैं तब इनका प्राइमरी मकसद ये होता है कि ये भारत में बस केवल ट्रेड करें। बस ये ट्रेड के मकसद से आते हैं। इनका बस प्राइमरी मकसद उसमें ये होता है कि अधिक से अधिक ये प्रॉफिट कमा सकें, अधिक से अधिक उसके लिए प्रॉफिट कमा सकें। लेकिन जब ये आते हैं भारत में तब यह देखते हैं कि भारत में अदर भी यूरोपियन कंपनीज आ चुकी होती हैं। अदर यूरोपियन कंपनीज के आने की वजह से और उन अदर यूरोपियन जो कंपनीज आई थी उनका भी सेम वही रिक्वायरमेंट होता है जो ब्रिटिशर्स का भी होता है। वो लोग भी कॉटन, कार्डमम, जो मसाले स्पाइसेस वगैरह थे उन्हीं सब की डिमांड वो लोग भी होते हैं। इससे क्या होता है कि जो भारत में मर्चेंट होते हैं ना, उनकी वो लोग अपनी जो प्रोडक्ट है ना उसकी डिमांड, उसकी प्राइस को बढ़ा देते हैं। जब प्राइस बढ़ जाता है तो ब्रिटिशर्स या फिर अदर यूरोपियन कंपनीज थी उनका प्रॉफिट कम होने लगता है। जब प्रॉफिट कम होता है तब ये लोग बस केवल यही एक ही बात सोचते हैं कि कैसे अपने एक एक जो यूरोपियन कंपनीज हैं उनको क्या कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए। जाहिर सी बात है, अगर जो एलिमिनेट कर देंगे एक एक कंपनीज को, तो जब खरीदने वाला कोई एक ही रहेगा तो ऑटोमेटिकली इंडियन जो ट्रेडर्स हैं ऑटोमेटिकली दाम को कम कर ही देंगे, क्योंकि जब डिमांड कम होगी तो जाहिर सी बात है उसकी प्राइस कम हो जाएगी। इस तरीके से इंग्लिश और अदर यूरोपियन कंपनीज के बीच में कन्फ्लिक्ट होते गए, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। तो अदर लड़ाइयों के बीच में जाहिर सी बात है, अगर जो दो कंपनीज किसी अलग कंट्रीज में गई हैं और वहां पर वो लड़ाइयाँ कर रही हैं, तो लड़ाई करने पर सबसे ज्यादा गुस्सा किसे आएगा? वो लड़ाई भी करती थी, अपना जो फोर्ट होता था उसको फोर्टिफिकेशन भी करती थी। इस वजह से जो भारत के जो राजा थे, जो यहाँ की जनता थी, वो लोग परेशान हो गए। और इस साथ में ये भी चाहते थे कि जो इंडिया के जो राजा वगैरह है उनसे टैक्स में छूट भी ये सब लोग चाहते थे, जिससे इनको अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके। ब्रिटिशर्स का शुरू में बस केवल यही मकसद था कि अधिक से अधिक बस प्रॉफिट चाहिए हमें, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से बस केवल प्रॉफिट चाहिए। इस वजह से धीरे धीरे ब्रिटिश और इंग्लिश राजाओं के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। ये साल होता है जब सबसे पहला जो कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, ये साल होता है 1757 का, जब बैटल ऑफ प्लासी होती है। बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है कि सिराजुद्दौला को मार करके जो एक पॉपेट रूलर होता है, मीर जाफर, उसको ब्रिटिशर्स बना देते हैं। ब्रिटिशर्स उस समय भी ये नहीं सोचते हैं कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, नहीं, वो बिल्कुल कुछ उस समय भी नहीं सोचते हैं। वो लोग बस केवल ये सोचते हैं कि भारत में हमें बस टैक्स में छूट चाहिए, हमें बस केवल ये चाहिए कि हमें टैक्स में छूट हो और अधिक से अधिक हम लोग क्या कर सके, प्रॉफिट कमा सकें। इसलिए उन्होंने मीर जाफर को एक पपेट नवाब बना दिया। नवाब बनाने के बाद उससे अधिक से अधिक अपना टैक्स में छूट वगैरह चाहते थे, लेकिन फिर भी इन लोग का काम नहीं बनता है। फिर ऐसा होता है कि साल आता है 1764 का, जब बैटल ऑफ बक्सर होता है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद इन्हें बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की रेवेन्यू का वो मिल जाता है, टैक्स कलेक्शन के लिए वो मिल जाता है मुगल गवर्नमेंट से। जब मुगल गवर्नमेंट से ये मिल जाता है तो ये सब लोग धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ही इंक्लाइनेशन होने लगता है इन लोग का, ब्रिटिशर्स का। अगर जो हम लोग मैप देखें तो देखते हैं कि लगभग 1797 तक बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सारे बैटल्स वगैरह हो चुके थे। उस समय तक जो ब्रिटिश के अंडर में जो टेरिटरीज थी ये सारी थी, जो येलो कलर में आप लोग देख रहे हैं, ये सारी टेरिटरीज थी ब्रिटिश के कंट्रोल में 1797 तक। लेकिन उसके कुछ सालों बाद लगभग 1840 तक अगर जो आप ब्रिटिश की टेरिटरीज देखो तो ये सब बहुत सारे टेरिटरीज को यहाँ पर क्या कर चुके थे, गेन कर चुके थे। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे टेरिटरीज को आप देखेंगे ये सब गेन कर चुके थे। जब 1840 तक ये लोग बहुत सारी टेरिटरीज को गेन कर चुके थे तो अभी नहीं अभी ये होता था ना, एडमिनिस्ट्रेशन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी।
एडमिनिस्ट्रेशन करने में, क्योंकि यहाँ के सारे लोग जो भी पढ़े लिखे थे तो इस तरीके से थे कि वो इंग्लिश एजुकेशन को उस तरीके से समझ नहीं रहे थे। इसके पहले इंग्लिश ये लोग एजुकेशन के बारे में कुछ ध्यान ही नहीं देते थे, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं था, इनके पास कोई टेरिटरी भी नहीं थी उतने की ये लोग सोचते हैं। लेकिन 1840 तक आते आते इनके पास इतनी टेरिटरीज हो चुकी थी कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन करने में इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। जो इंग्लिश एजुकेशन था उसके बारे में जो सबसे पहला प्रयास ब्रिटिशर्स की तरफ से देखा जाता है, वो देखा जाता है जो चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट आता है जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है, इसमें देखा जाता है। 1813 का जो चार्टर एक्ट होता है, इसमें देखा जाता है कि ब्रिटिश की तरफ से 1 लाख रुपीज पर ईयर का प्रावधान होता है। 1 लाख रुपए पर ईयरली का क्या होता है, प्रावधान होता है। कब? चार्टर एक्ट 1813 में। इसमें कहा जाता है कि इसको 1 लाख रुपीज को भारत में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आप लोग इन्वेस्ट करो। लेकिन ब्रिटिशर्स में एक्चुअली खुद दो गुट इस तरीके से बटा रहता है कि ये लोग खुद नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हम लोग इस पैसे का कहाँ पर यूज करें, क्योंकि जाहिर सी बात है किस तरीके से कौन सा सिस्टम डेवलप किया जाए यहाँ पर। आखिर उनको वेदास को ही जो लोग अपना एंसेंट अपना जो पढ़ते आ रहे हैं वेद शास्त्र, उसी पर ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए, या फिर एक्चुअली इंग्लिश में दो ग्रुप बटा हुआ था। फर्स्ट ग्रुप जो था उसको बोलते थे ओरिएंटलिस्ट, और सेकंड ग्रुप था जो उसको बोलते थे एंग्लिस्टिक। जो फर्स्ट ग्रुप था ओरिएंटलिस्ट, ये लोग ये कहते थे कि भारत में जो उनका एंसेंट जो कल्चर है ना, उसको ही प्रिजर्व किया जाए, उसी को पढ़ाया वगैरह जाए। ठीक है, यहाँ पे वेद शास्त्र उसी को पढ़ाया जाए। इसके जो समर्थक वगैरह थे जेम्स प्रिंसेप वगैरह थे। ठीक है, लेकिन जो दूसरा ग्रुप था वो था एंग्लिस्टिक का ग्रुप। ये लोग ये कहते थे कि भारत में अगर जो हम लोग वेद शास्त्र वगैरह को पढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, हमें एडमिनिस्ट्रेशन करने में कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए हम लोग इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो एक ऐसा ग्रुप बन करके आएगा जो रंग रूप से तो भले ही भारतीय होगा, लेकिन विचारों से कैसा होगा, एक ब्रिटिश होगा, जो कि हम लोग की एडमिनिस्ट्रेशन करने में हेल्प कर सकेगा। साल होता है 1834 का। उस समय जो सार्वजनिक शिक्षा के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं लॉर्ड मैकाले। उनकी एक स्पीच है जिसे मैकाले मिनट के नाम से जाना जाता है। 1834 में इन्होंने यह स्पीच दी थी। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यह स्पीच में इन्होंने यह एक थियरी दी थी जिसको बोला जाता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी, जिसको बोला जाता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी। इस ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी को ही इसमें इन्होंने यही कहा था कि भारत में हम लोग एक ऐसे मतलब ग्रुप को शिक्षित करेंगे जो रंग रूप से कैसा हो, भारतीय हो, लेकिन विचारों से वह अपने क्या हो, विचारों से वह अपने एक ब्रिटिश हो। जो मैकाले मिनट 1834 के बाद ही जो हम लोग देखते हैं जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट है 1835 का, सॉरी यहाँ पर 35 है, 1835 का द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 पास कर लिया जाता है। जो भारत का गवर्नर परिषद जो होती है, जो कार्यकारी परिषद होती है भारत में गवर्नर जनरल की, उसके द्वारा यह क्या कर लिया जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। यहीं से ही भारत में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट होता है कि किस तरीके से भारत में अब इंग्लिश को पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश को प्रमोट किया जाएगा, जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको किस तरीके से हमारे यहाँ मतलब पढ़ाया वगैरह जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सुधारने के लिए वुड्स डिस्पैच आता है। वुड्स जो होते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट होते हैं, इनके द्वारा कुछ चीजें लाई जाती हैं जिसको बोला जाता है वुड्स डिस्पैच 1854 में। ये पता है, ये जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो मैकाले द्वारा दिया गया था उसका ये अपोज करते हैं। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का ये क्या करते हैं, ये अपोज करते हैं। ये कहते हैं कि जो अर्ली एजुकेशन हो वह रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। वो डिस्पैच के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो अर्ली एजुकेशन है वह रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए, जबकि जो मिडिल एजुकेशन है उसको कैसा होना चाहिए, इंग्लिश में भी होना चाहिए और साथ में हिंदी में भी होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेजेस है भारत में उसके अकॉर्डिंग में भी होना चाहिए, मतलब आधी इंग्लिश का हम लोग यूज करें, जो सेकेंडरी एजुकेशन है। फिर जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन को इन्होंने रिकमेंड किया कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही होना चाहिए। जो हायर एजुकेशन है उसको किस में होना चाहिए, इंग्लिश एजुकेशन में ही होना चाहिए। ठीक है, वुड्स जो डिस्पैच आया था इसी के अकॉर्डिंग ही जो यूनिवर्सिटी ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे है इसी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और इसी के द्वारा ही एजुकेशनल डिपार्टमेंट अलग अलग स्टेट में एस्टेब्लिश किए गए थे। ठीक है, ये सब सारी चीजें होती हैं कब, वुड्स डिस्पैच 1854 के अकॉर्डिंग। फिर जो वुड्स डिस्पैच था 1854 को, इसको एग्जामिन करने के लिए हंटर कमीशन बनाया गया। हंटर कमीशन को बनाया गया इसको एग्जामिन करने के लिए, वुड्स डिस्पैच को एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, ये लोग ये कहते हैं कि
वुड्स डिस्पैच से ये निकल के आता है कि जो हायर एजुकेशन में जो इंग्लिश एजुकेशन था उस पर ही बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी एजुकेशन था उस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया था। तो हंटर कमीशन ये अपना रिकमेंडेशन देती है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है ना उसको दो तरीके से किया जाए। एक लिटरेरी किया जाए मतलब साहित्यिक किया जाए, और दूसरा वोकेशनल किया जाए मतलब दूसरा व्यवसायिक किया जाए। मतलब कि सेकेंडरी एजुकेशन को दो तरीके से किया जाए। लोग साहित्यिक भी पढ़ें जिससे लोग अपना यूनिवर्सिटी वगैरह में जा सके, और दूसरा किया जाए व्यवसायिक, जो लोग अगर जो व्यवसाय वगैरह करना चाहते हैं इसलिए व्यवसायिक भी किया जाए सेकेंडरी एजुकेशन को। ठीक है। इसके बाद फिर आता है रैले कमीशन। ठीक है। रैले कमीशन आता है 1902 में। रैले कमीशन को 1902 में इसलिए इसको बनाया जाता है क्योंकि इस समय तक भारत में जो भी देखते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह से धीरे धीरे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो लोग निकल रहे थे। तब इसको एग्जामिन करने के लिए रैले कमीशन बनाया जाता है कि हम लोग क्या क्या सुधार और कर सकें कि जिससे भारत को और दबाया जा सके, जो फ्रीडम फाइटर्स वगैरह निकल रहे थे यूनिवर्सिटीज से। तो मतलब वही टू एग्जामिन द कंडीशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज, मतलब रैली कमीशन बनाया गया था जो इसको एग्जामिन किया जाए कि आखिर क्यों फ्रीडम फाइटर्स वगैरह, आखिर क्या दिक्कत आ रही है कि यूनिवर्सिटी से लोग इतने ज्यादा फ्रीडम फाइटर्स वगैरह भारत में निकल रहा है। इसको रैली कमीशन एग्जामिन करता है और रिकमेंडेशन देता है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 का। ठीक है। फिर लगभग कुछ सालों बाद एक और प्लान आता है, सार्जेंट प्लान ऑन एजुकेशन 1954 का। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इससे भी एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस देती हैं, मतलब और सुधार करने के लिए इसको बनाया जाता है। यह रिकमेंडेशन देते हैं कि 6 से 11 साल की जो भी स्टूडेंट हैं उन सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। ठीक है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए और कंप्लीट इरेडिकेशन हो जाए इलिटरेसी की। जो हमारे यहाँ मतलब भारत में जो भी अशिक्षित हैं, जो वो लोग 20 साल की एज तक क्या हो जाए, शिक्षित हो जाए। वो लोग बिल्कुल इलिटरेसी, उनकी जो निरक्षरता है वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। लगभग 20 साल की एज तक किसी न किसी तरीके से समाप्त हो जाए। और जो सार्जेंट प्लान ऑन एजुकेशन था, इसका जो एम था यह था कि भारत में लगभग 40 साल के अंदर, भारत में 40 साल के अंदर ब्रिटेन के जैसा, जिस तरीके से ब्रिटेन में पढ़ाई वगैरह हो रही है उसके जैसा ही बिल्कुल सब तरीके से यूनिवर्सल लिटरेसी को लागू कर दिया जाए 40 साल के अंदर ही। लेकिन नहीं हो पाया और ना ही उस तरीके से ऐसे कोई कदम भी उठाया गया। और 1854 तक आते आते उसके लगभग 2 साल 3 साल के बाद हमें क्या मिल जाता है, आज़ादी मिल जाती है 1947 में। ठीक है। तो इस तरीके से भारत में एजुकेशन सिस्टम, जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है, ये सब क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसमें जो अभी एनडीए में ही पूछा गया है कि द रियल बिगिनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया कैन बी डेटेड फ्रॉम। अब इसको आप लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिए। ठीक है। इसका आंसर आप लोग करेंगे कि द रियल बिगिनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया कैन बी डेटेड फ्रॉम।